बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास के साथ मैं उपस्थित हूं। आज बच्चों हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के मैथ की। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली कक्षा में बच्चों हमने अध्ययन किया था चैप्टर 1.1 का। हमने पढ़ रखी थी चैप्टर 1.1 की बेसिक, और इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे चैप्टर 1.2 की। ठीक है ना। यहाँ हमें चैप्टर 1.2 का बेसिक क्लियर करना होगा, जैसे हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाए। ठीक है ना। क्योंकि ये जो यूनिट है ना, यूनिट वन कंप्लीट ही, जो यूनिट वन है बेटा वो कंप्लीट ही कैसी है, थोड़ी लैंग्वेज से भरी हुई यूनिट है। यहाँ ना थोड़े लेंदी परिभाषाएं हैं, तो उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग करके लेके आया हूं मैं आपके लिए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले बात की गई है किसकी, तो हम पढ़ते हैं। आज हम ना एक कहानी के द्वारा मैथ के उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो थोड़े से कठिन है। जैसे इस यूनिट में हम फलन की बात कर रहे हैं बेटा। सबसे फर्स्ट वीडियो जो क्लास 12th की पहली वीडियो थी, वहां हमने फलन में बेटा पढ़ा था स्वतुल्य, ठीक है ना, सममित और संक्रामक, इन्हें पढ़ा था। साथ ही साथ में हमने पढ़ रखे थे इनके तुल्यता संबंध को, और हमने पढ़ रखा था तुच्छ संबंध। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में या इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बेटा एकेकी और आच्छादक को लेकर। ठीक है ना, कि किस स्थिति में फलन को हम एकेकी कहेंगे। हमें बात करनी है बेटा एकेकी और आच्छादक की। ठीक है ना, हमें एकेकी और आच्छादक की बात करनी है। तो एकेकी और आच्छादक को समझने से पहले हमें बेटा समझना होगा प्रांत और सह प्रांत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, गणित को एक कहानी बनाकर समझते हैं। ठीक है ना बेटा। और सबसे पहले हमने शुरू किया है कि हमें आज ना सोचना है कि हम एक पार्टी में हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एक पार्टी मना रहे हैं। और इस पार्टी में क्या है, जो समुच्चय है, प्रांत है, जो समुच्चय में जो प्रांत है वह क्या है, वो है पार्टी में आए हुए मेहमान। और जबकि जो सह प्रांत है समुच्चय का, वह क्या है, पार्टी की कुर्सियां। मतलब ये संख्या ना इस प्रकार होगी बेटा। जैसे देखिए पहले ग्राफ में यहाँ ना 1 2 3 4, ये 4 मेहमान हैं। ये 4 क्या है बेटा, मेहमान हैं। और इनके सामने एक और फिगर आउट करेंगे हम, और यहाँ ये ABCD, ये रही बेटा हमारी कुर्सियां। ठीक है ना। तो ये जो मेहमान हैं, इन मेहमानों को हम क्या कहेंगे, प्रांत। जबकि इन कुर्सियों को बेटा क्या कहेंगे हम, इन कुर्सियों को हम कहेंगे सह प्रांत। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि क्या प्रांत होगा और क्या सह प्रांत होगा। चलिए आगे क्या लिख कर दिया गया है, आगे ना हमें फलन की कंडीशन लिख के दी गई है कि हमें फलन में यह आइडेंटिफाई करना है कि जो मेहमान हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उन्हें हमें कहाँ बिठाना है, मेहमान को हमें कुर्सी पर बिठाना है। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था आपको संबंध और फलन। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले उस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ना अच्छी तरह समझ आ जाए। फलन में क्या होता है, एक नियम होता है। ठीक है ना, प्रांत और परिसर को लिखने का एक नियम दिया जाता है। यहाँ वही नियम दिया जा रहा है, क्या कर रहे हैं कि मेहमानों को कुर्सी पर बैठाने का नियम। अब इस कहानी से फलनों को कैसे समझते हैं, चलिए देखते हैं। मतलब हमें समझ आ गया कि जो मेहमान हमें मिलेंगे ना, उन्हें हमें कहाँ रखना है बेटा, उन्हें हमें रखना है प्रांत में। ठीक है ना। और जो कुर्सियां होंगी बेटा, उन्हें हमें रखना है सह प्रांत में। ठीक है, साथ ही प्रांत और सह प्रांत, मेहमान और कुर्सियों को जब हमें आपस में जोड़ना होगा बेटा, वो आपस में इनके बीच जो बॉन्डिंग बनानी होगी, वही बॉन्डिंग किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी बेटा फलन के अंतर्गत, फंक्शन के अंतर्गत। ठीक है ना। एक कुर्सी पे एक मेहमान होगा, या एक कुर्सी पे
दो मेहमान होंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ हम क्लियर करेंगे। अगर एक कुर्सी पे एक मेहमान है तो फलन एक एक ही है या आच्छादी है। अगर एक कुर्सी पर दो मेहमान है तब फलन एक एक ही है, आच्छादी है या बहु एक ही है। इन सारी घटनाओं को हम बारी बारी से यहाँ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम एक एक ही फलन। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं वन वन। अब क्या है समझिए, हमें कल्पना करनी है कि जितने भी मेहमान हमारी पार्टी में आएंगे वो सब कैसे होंगे, बड़े ही शरीफ होंगे। अब शरीफ लोग जो होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं, वो ना, जितने भी शरीफ मेहमान होंगे ना बेटा, वो एक कुर्सी पर एक ही बैठेंगे, है ना। ऐसे ही तो होंगे शरीफ। मेहमान एक है, वह एक कुर्सी पर बैठ गया। मेहमान दो है, वो कुर्सी बी पर बैठ गया। मेहमान तीन है, कुर्सी सी पर बैठ गया। इससे ये समझ आता है कि जो मेहमान है वो अच्छे घराने से है ना, उदंडता नहीं मचा रहे। ये हमें समझ आ रहा है। तो देखना क्या बेटा, देखना यह है कि जब एक मेहमान, क्या बेटा, जब एक मेहमान और एक कुर्सी, है ना, इस प्रकार से बैठे, है ना, यहाँ मेहमान यहाँ कुर्सी, अगर इस प्रकार से बैठे होंगे तो इन्हें हम कहाँ लेके जाएंगे बेटा। चलिए देखते हैं क्या लिख के दिया कि कोई भी दो मेहमान एक कुर्सी पर बैठने की जिद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेहमान शरीफ हैं, बहुत शरीफ मेहमान हैं। जहां बैठा तो बेचारे वहीं बैठे रहेंगे, है ना। आगे क्या लिख कर दिया बेटा, आगे लिख के दिया है कि यहाँ हर मेहमान अपनी अलग कुर्सी पर बैठा है। हो सकता है कोई कुर्सी खाली हो, जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेहमान शरीफ है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो एक पैर उठाए, एक कुर्सी पे खुद को रख ले, दूसरे पर अपने पैर, जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि मेहमान ना हमारे कैसे हैं बेटा, शरीफ हैं। वो बड़ी अच्छी तरह से ना, सभ्य तरीके से एक ही कुर्सी पर बैठेंगे। फिर क्या होना है, तो देखिए यहाँ एक लाइन लिखकर एक परिभाषा में हमें यह समझाया गया है कि अगर एक प्रांत एक सह प्रांत के साथ जुड़ता, समझ रहे हैं ना। प्रांत मतलब मेहमान और सह प्रांत मतलब कुर्सी, ठीक है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ है, मानिए आपने ना मेहमान को एक दो तीन चार ये लिख लिया, जबकि आपने कुर्सियों को क्या लिखा बेटा, आपने कुर्सियों को लिखा ए बी सी डी और ई, लिख दिया ना। ये क्या है आपके, ये है आपके मेहमान, और इस तरफ क्या है बेटा, आपकी कुर्सी, यही है ना। अब समझिए आप, मेहमान आपके अच्छे थे। एक मेहमान ने, पहले वाले मेहमान ने अपनी ए कुर्सी ले ली बेटा, है ना। पहले मेहमान ने कौन सी कुर्सी ले ली, ए कुर्सी ले ली। ऐसे ही मेहमान दो ने बी कुर्सी ले ली, मेहमान तीन ने सी कुर्सी ले ली, मेहमान चार ने डी कुर्सी ले ली। इस लाइन में यही समझाया गया है कि यहाँ हर मेहमान अपनी अलग कुर्सी पर बैठा। कोई मेहमान खड़ा है क्या, जी नहीं। मतलब अगर प्रांत रिक्त नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। प्रांत मतलब मेहमान, मेहमानों को पर्याप्त कुर्सी मिल गई है, मेहमान कोई भी खड़ा नहीं है, प्रांत कोई भी रिक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति को बेटा हम क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति को बेटा हम बोलेंगे एक एक ही फलन, ठीक है ना। समझ आया आपको। ऐसे फलन बेटा क्या कहलाएंगे, एक एक ही फलन कहलाएंगे, बेशक कुर्सी खाली रहे, है ना। मेहमान चार थे, कुर्सी पांच थी, एक कुर्सी खाली है, कोई नहीं। इन्हें हम कहाँ रखेंगे बेटा, इन्हें हम रखेंगे एक एक ही फलन में, ठीक है ना। तो फिर अगर कहीं ऐसा होता है यहाँ कि मेहमान होते दो और कुर्सी होती एक, कुर्सी होती एक और ए मेहमान भी यहाँ, दो मेहमान भी यहाँ, तो अब यह ना एक एक ही नहीं होता। क्यों नहीं होता एक एक ही, इसका रीजन है बेटा, एक एक ही तभी होगा जब एक प्रांत एक सह प्रांत से जुड़ा होगा, है ना। प्रांत रिक्त नहीं होना चाहिए, सह प्रांत रिक्त होगा फिर भी चलेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ, यह कह रहे हैं कि प्रांत जो है ना, प्रांत किससे जुड़ा होगा, सह प्रांत से, ठीक है ना। पर वह जुड़ाव कैसा होगा, एक प्रांत एक सह प्रांत, दो प्रांत दो सह प्रांत, इस प्रकार का जुड़ाव होगा। उसे बेटा हम कहाँ रखेंगे, उसे हम रखेंगे एक एक ही या वन वन फंक्शन में, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको ये एक एक ही वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया, ठीक है ना बेटा। ये मेहमान इस कुर्सी पर, ये मेहमान इस कुर्सी पर और ये मेहमान इस कुर्सी। चलिए तीनों मेहमान तीनों कुर्सियां का और मतलब फलन एक एक ही है, नो डाउट। क्या है फलन,
एक एक ही है। चलिए, फिर आगे बात की गई है कि फलन एक एक ही नहीं है परंतु बहु एक ही है। ऐसी स्थिति कब बनेगी? अब ना कोई एक मेहमान आ गया, कैसा झगड़ालू। मान लीजिए आपके दोस्त की शादी थी और दोस्त के फूफा जी ने कहा नहीं मुझे तो भाई 2 कुर्सी चाहिए, मैं एक कुर्सी पे नहीं बैठी, है ना। तो अब यहाँ व्यवस्था बिगाड़ दी फूफा जी ने, है ना। या फिर उनने कह दिया कि मैं जहां बैठूंगा, फूफा जी है एक और फूफा जी का दोस्त है 2, इनने बोल दिया कि जिस कुर्सी पर मैं बैठूंगा उसी कुर्सी पर मेरा दोस्त बैठेगा, है ना। अब अगर ऐसी स्थिति फूफा जी ने बना दी, फिर क्या होगा बेटा? फिर होना क्या है? फलन एक एक ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फूफा जी कैसे आ गए? अब झगड़ालू आ गए। पहले जो मेहमान थे वो सीधे थे, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम कि अगर कोई झगड़ालू मेहमान आ जाए, लाइक एज फूफा जी, जीजा जी, है ना, तो क्या होगा? तब क्या होगा? कोई 2 मेहमान जो ये जिद कर जाए कि मुझे तो भाई एक ही कुर्सी पर बैठना है, मतलब प्रांत 2 है बेटा। प्रांत कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। पर सह प्रांत कितना है? सह प्रांत है सिर्फ एक। अगर ऐसी कभी स्थिति बन जाए तो नो डाउट उसे हम क्या कहेंगे कि वह फलन एक एक ही तो हो ही नहीं सकता। एक एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि एक एक ही की कंडीशन हमें बताती है कि जब एक प्रांत का मिलाप मिलाप या मिलन एक सह प्रांत से हो, है ना। क्या हो बेटा? अगर यहाँ कोई प्रांत है, इसे एक सह प्रांत से मिला दिया, दूसरा प्रांत है उसे दूसरे सह प्रांत से मिला दिया, अगर ऐसी स्थिति है बेटा तभी इसे क्या कहेंगे हम? एक एक ही कहेंगे। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर यह एक एक ही भी नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं जब 2 प्रांत किसी एक ही सह प्रांत पर जुड़े हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते, मानिए 3 हो, 4 हो, इनफिनाइट हो, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी बेटा? यह स्थिति कहलाएगी बहु एकी। क्या कहलाएगी? बहु एकी। बहु एकी मतलब मैनी वन। क्या कहलाएगी बेटा? मैनी वन कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए, समझ आ गया होगा ये तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में बेटा बात की गई है आच्छादक फलन की, ऑन टू फंक्शन। समझिए, ये एक एक ही के जस्ट अपोजिट होता है ना, तो इसे भी समझना ही होगा अच्छी तरह कि इसे कैसे बनाना। देखिए क्या लिख कर दिया कि पार्टी कैसी है? हाउसफुल है। पार्टी कैसी है बेटा जी? हाउसफुल है पार्टी। तो पार्टी कैसी है बेटा जी? हाउसफुल है। पार्टी फुल है एकदम। पार्टी में जितनी भी कुर्सियां हैं कोई भी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। मानिए, समझिए, मेहमान थे 4, ठीक है ना। अब जहां मेहमान आए उसने बेचारे ने कुर्सी तो काफी मंगाई थी, पर कुर्सी गई टूट या कुर्सी खराब हो गई, वहां उपलब्ध नहीं थी। अब मेहमान कितने हैं समझिए, जहां प्रांत अधिक हो। प्रांत कैसे हो जाए बेटा? अधिक हो जाए और सहप्रांत कम हो, है ना। समझ रहे हैं आप? सहप्रांत कम हो या सहप्रांत बराबर हो। मानिए यहाँ कोई कंडीशन लिख रखी है मैंने, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ मैंने लिख रखा ए बी सी बस। तो अब क्या है? ए कहाँ है? 1 से, और 2 कहाँ है? बी से, 3 भी बी के पास है और 4 किसके पास है? सी के। यही तो स्थिति यहाँ है कि मेहमान एक है, वह तो पहली कुर्सी पर बैठ गया या जल्दी आया था तो इसे एक कुर्सी खाली मिल गई। मेहमान बी को भी एक कुर्सी खाली मिल गई। अब मेहमान 3 और 4 आए साथ में भाई, दोनों दोस्त थे, लंगोटिया यार थे तो एकदम साथ में ही आए। अब ये दोनों जब साथ में आए बेटा तो इन्हें एक ही कुर्सी खाली मिली। अब क्या किया जाए? इनने कहा ऐसा करते हैं 50-50 कर लेते हैं, ठीक है ना। आधी कुर्सी पे तीसरा मेहमान बैठ गया और आधी कुर्सी पर चौथा मेहमान बैठे। मतलब कुर्सियां खाली हैं क्या? जी नहीं। मतलब सहप्रांत खाली है क्या? जी नहीं है खाली। यहाँ भी खाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति बेटा क्या कहलाएगी? ऐसी स्थिति बेटा कहलाएगी आच्छादक। ठीक है ना। जहां, देखिए समझिए, जहां क्या है, प्रांत खाली हो भी सकता है। प्रांत क्या हो बेटा? खाली हो। प्रांत खाली हो कोई दिक्कत नहीं, पर ना बेटा जी सह प्रांत कभी भी खाली नहीं होगा, है ना।
सह प्रांत कभी भी खाली नहीं होगा। अब अगर सह प्रांत खाली होता है और प्रांत भरा हुआ है, तब तो हम एक एक की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। अब सह प्रांत भरा हुआ है और प्रांत क्या है बेटा, खाली है, तो यह स्थिति कब बनेगी, यह स्थिति बनेगी बेटा आच्छादक फलन में। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा, आगे लिखा है यहाँ देखो, एक भी कुर्सी खाली नहीं है, इसका मतलब है पार्टी कैसी है, आच्छादक है, ऑन टू पार्टी चल रही है। बेशक कुर्सी सी पर कितने मेहमान बैठे हुए हैं, 2 मेहमान बैठे हुए हैं, मेहमान 2 बैठे 3 बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा, अगर यहाँ एक भी कुर्सी खाली होती बेटा, है ना, मानो यहाँ डी कुर्सी होती और ये खाली होती, तो फिर ये फलन आच्छादी नहीं है ना। यहाँ कोई फलन खाली नहीं छूटना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि आच्छादी फलन किन्हें कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब हम बात करते हैं आच्छादी नहीं है परंतु अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी मतलब इनटू फंक्शन, क्या बेटा, इनटू फंक्शन। तो देखिए इनटू फंक्शन में क्या है, यहाँ ये लिख कर दे रहे हैं कि कुर्सियां खाली रह गई, अगर पार्टी में कम से कम एक भी कुर्सी खाली रह गई हो तो पार्टी हाउसफुल नहीं होगी। अगर पार्टी हाउसफुल होगी तो पार्टी होगी आच्छादी। तो पार्टी क्या होगी, आच्छादी होगी। पर अगर पार्टी में एक भी कुर्सी खाली है बेटा, तो पार्टी क्या होगी, अंताक्षेपी, इंटू होगा। इंटू फंक्शन में पार्टी मनाई जाएगी। किस में मनाई जाएगी बेटा, इंटू फंक्शन में। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे मनाई जाएगी भाई, यहाँ बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ ना एक फंक्शन कम छूट गया, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं कुर्सी, कुर्सी डी, ये कुर्सी यहाँ आप मान लो, है ना। चलिए देखिए, इसका संबंध ये रहा, इसका ये रहा, और इन दोनों का संबंध इसी से रहा। तो ऐसी स्थिति में ये कुर्सी डी खाली छूट गई। अब मतलब अंताक्षेपी में क्या होना है, समझिए आप बात समझिए। जैसे पहले हमने पढ़ा आच्छादी, यही पढ़ा ना पहले। तो आच्छादी फलन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑन टू फंक्शन में हमने क्या पढ़ लिया, इसमें हमने पढ़ा कि यहाँ ना सह प्रांत रिक्त नहीं होना चाहिए। जो सह प्रांत है वह कैसा नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होगा, यही तो पढ़ा हमने। जबकि अंताक्षेपी जैसे ही हम पढ़ेंगे बेटा, तो हम अंताक्षेपी में क्या पढ़ेंगे कि यहाँ सह प्रांत रिक्त हो। जो सह प्रांत है ना बेटा, वह कैसा होगा, वह रिक्त होगा। ठीक है, तो समझ ही आ ही गया होगा ये। अगर कहीं ऐसे फंक्शन लिखे हो, देखिए मैं लिखता हूँ, एक है, दो है और तीन है, और यहाँ भी लिख रखे हैं, यहाँ लिख रखे हैं ए बी सी और डी। अब ना इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आप देखिए ये खाली है ना, खाली है मतलब ये कौन सा बन जाएगा, अंताक्षेपी बन जाएगा। चाहिए तो यहाँ 4 और लिख के सी से जोड़ लेंगे, अब ये क्या बन जाएगा, अंताक्षेपी बन जाएगा। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको एक एक ही आच्छादक, बहुएकी और अंताक्षेपी चारों परिभाषाएं बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, है ना बेटा। देखिए किस किस परिभाषा की बात की गई है, यहाँ लिख देते हैं। आपको समझ आई या नहीं आई ये भी जानना जरूरी है। अगर नहीं आई है तो उसे और डेप्थ में और ज्यादा सरल भाषा में समझाऊंगा मैं। बस आप बता देना कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम हुई है, कमेंट बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को मेंशन कर देना। जैसे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है एक एक ही। एक एक की कंडीशन मैंने बता रखी है, क्या है कि जहां प्रांत रिक्त ना हो। यहाँ क्या रिक्त नहीं होना है भाई, प्रांत रिक्त नहीं होना। साथ ही साथ एक प्रांत को एक सह प्रांत से जोड़ना। सेकंड हमने पढ़ा बेटा बहुएकी। बहुएकी में यह कह दिया गया कि प्रांत रिक्त नहीं होगा और प्रांत एक से नहीं जुड़ा होगा। कई बार ऐसा होगा कि 2 प्रांत एक से जुड़ जाएंगे, है ना, तो कहाँ रखेंगे हम, बहुएकी में रखेंगे। और एक एक ही अच्छा तक तो हमने पढ़ ही लिया। चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ बेटा बात की गई है टाइप 1 में एक ही की और आच्छादी। यह सबसे शानदार पार्टी है। नियम क्या है कि सब शरीफ है, एक एक ही है, हर मेहमान अलग कुर्सी पर है, यह भी एक एक ही है, और पार्टी हाउसफुल है, तो क्या हो गया, आच्छादक है। कोई कुर्सी खाली नहीं है तब भी आच्छादक है। जितने मेहमान ठीक उतनी ही कुर्सियां, सब ये 3 कंडीशन बन रही हैं। देखिए मैं यहाँ आपको ना ये बना के दिखाता हूँ ग्राफ में
कि कैसे ये 3 कंडीशन बनेंगे, है ना? ये तो स्टोरी ना आपको केवल समझाने के लिए जोड़ रखी है। वैसे वास्तव में ऐसी स्टोरी से नहीं करना होगा हमें प्रांत और सहप्रांत बोलकर ही समझना होगा। पर क्या अधिकांश बच्चों का ये कहना था कि सर ये ना बहुत लेंदी चैप्टर है, समझ ही नहीं आता इसकी भाषा। मैंने देखा कैसे समझ नहीं आती। अब समझ आ जाएगा, है ना? चिंता मत करना, अभी आगे बफर की प्लेट भी रखी हुई मिलेगी आपको, सभी को मिलेगा बराबर, बस बैठे रहना। चलिए फिर देखते हैं। तो पहले बात की गई है एक एक की। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखना है 1 2 3 4, हो गया ना? यहाँ लिखना है ए बी सी और डी। अब समझिए आप, देखिए क्या कह रहे हैं कि एक एक ही आच्छादी सबसे शानदार पार्टी, मतलब पहला प्रांत पहले सह प्रांत से, दूसरा प्रांत दूसरे सह प्रांत से, तीसरा प्रांत तीसरे सह प्रांत से, और चौथा प्रांत चौथे सह प्रांत से। अगर ऐसी स्थिति कभी भी बनती है तो इसे हम पता है क्या कहेंगे? इसे हम एक एक ही भी कहेंगे और इसे हम आच्छादी भी कहेंगे। ठीक है बेटा? यह एकदम परफेक्ट कंडीशन है, मतलब सबसे शानदार पार्टी। सब बड़े मस्ती में बैठे हुए हैं अपनी अपनी कुर्सी पे और पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन में हमें बताया गया है कि जब सब शरीफ हैं तो एक एक ही है, सभी बैठ गए शांति से, हर मेहमान अलग अलग कुर्सी पे बैठा हुआ है, मतलब एक एक ही है। और दूसरी कंडीशन में कहा है कि सभी शरीफ तो यही है, साथ में पार्टी कैसी हो गई बेटा? पार्टी हो गई है हाउसफुल। जितने लोगों को बुलाया था सोचा था एक दो कम आएंगे, पर सभी आ गए। अब जब सब आ गए तो फिर क्या हो जाएगी? पार्टी हाउसफुल हो जाएगी। और जैसे ही पार्टी हाउसफुल होगी, एक भी कुर्सी खाली नहीं, मतलब यहाँ एक भी अवयव खाली नहीं होगा और एक भी एलिमेंट खाली नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? आच्छादी पर जाएंगे, ठीक है ना? चलिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। और यहाँ बात की गई कि एक एक ही तो है पर आच्छादी नहीं, ऐसी स्थिति कब आएगी? तो नियम 1 में कहा गया है कि जब सब शरीफ हैं, एक एक ही हैं, बहुत अच्छी बात। हर मेहमान अलग कुर्सी पर, और भी अच्छी बात। तो ये स्पष्ट करते हैं कि इस कथन से क्या पता चल गया कि ना एक एक ही तो है। क्या है? एक एक ही है। पर सेकंड रूल में इनने लिख दिया है पर पार्टी हाउसफुल नहीं। भाई कोई एक दो नहीं आए, उनने कहा मुझे नहीं जाना गरीबों की पार्टी में, हम तो ना बड़ी पार्टी मनाएंगे, तो वो नहीं आए। अब जब वो नहीं आए तो कुर्सी क्या रहेगी बेटा? खाली रहेगी। और जैसे ही कुर्सी खाली रहेगी तो फिर अब क्या होगा? अब ना हमारा सह प्रांत है रिक्त। क्या रिक्त है बेटा? सह प्रांत रिक्त है। और सह प्रांत रिक्त कब होता है बेटा? जब हमारा फंक्शन आच्छादी नहीं हो। क्या नहीं हो बेटा? आच्छादी नहीं हो। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है कि फंक्शन एक एक ही तो है, वन वन है पर ऑन टू नहीं है, आच्छादी नहीं। ठीक है ना? जैसे समझिए, यहाँ ये रहे, ये आया चंपक राम है, ये एक और इसका दोस्त, ये दोनों यहाँ आ गए। अब यहाँ कुर्सियां बहुत सारी रखी हुई थी, है ना? ये पहली कुर्सी, ये दूसरी कुर्सी और ये तीसरी कुर्सी। अब बेचारा ये इस कुर्सी पर और ये इस कुर्सी पर, यह खाली छूट गई ना। अब पार्टी क्या है? पार्टी बेटा हाउसफुल नहीं हो पाई, है ना? और अगर पार्टी हाउसफुल नहीं है तो फलन आच्छादी भी नहीं है। आच्छादी कब होगा? आच्छादी पार्टी कब मनाई जाएगी? तब मनाई जाएगी जब बेटा क्या हो जाएगा? जब यहाँ हो जाएगी पार्टी हाउसफुल। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं। यहाँ बेटा लिख के दिया गया है कि आच्छादक तो है पर एक एक ही नहीं है, ऑन टू तो है पर वन वन नहीं। अब ऐसी स्थिति कब बनेगी? तो यहाँ रूल 1 में लिख के दिया है कि मेहमान झगड़ालू है। अब मेहमान झगड़ालू है, मैंने बताया था पिछले स्टोरी में कि जीजा या फूफा जी थे, उन्होंने बोला नहीं भाई मैं थका हुआ हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, एक कुर्सी पे तो मैं बैठूंगा, है ना? ये बैठ गए फूफा जी, और इन्होंने कहा ये रहे मेरे 2 लंबे लंबे पैर, इन लंबे लंबे पैरों को दूसरी कुर्सी पे रखना है भाई मुझे। तो अब अगर ऐसा कोई मेहमान आ जाएगा तो फिर क्या हुआ? एक ही मेहमान ने 2 कुर्सी कवर कर ली।
तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी बेटा? ऐसी स्थिति कहलाएगी बहु एकी। ये थे, ये रहे, देखिए ये रहे बुस्सेल फूफा जी, और ये रही दो कुर्सियां, ये रही दो कुर्सियां। इन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ ये रख लिया मैंने अपना सिर, और यहाँ रख दिए पैर, अब तो मैं इन पर सोऊंगा, है ना? अगर ऐसी स्थिति बनेगी बेटा, तो इसे हम एक ही तो नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ एक प्रांत में एक ही अवयव है, जबकि सह प्रांत में कितने अवयव हैं? दो अवयव हैं। ठीक है ना बेटा? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम एक एक ही बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये बहु एक ही हो सकते हैं, पर एक एक ही नहीं होंगे। कुछ कुर्सियों पर एक से ज्यादा मेहमान, जब एक कुर्सी पर एक मेहमान है तभी एक एक ही है। अगर एक कुर्सी पर एक से ज्यादा मेहमान है तो उन्हें हम एक एक ही में नहीं रखेंगे। वे कहाँ चले जाएंगे बेटा? वे चले जाएंगे बहु एक ही के पास। चलिए, रूल सेकंड। तो रूल सेकंड में क्या कहा है? पर पार्टी हाउसफुल है। क्या कह रहे हैं? बेशक ये दो कुर्सी पर रखे हुए हैं, पर अब एक भी कुर्सी खाली नहीं। तो जब एक भी कुर्सी खाली नहीं है, मतलब यह है बेटा कि अगर सहप्रांत रिक्त नहीं है, सहप्रांत कैसा नहीं है बेटा? रिक्त नहीं है। अगर सहप्रांत रिक्त नहीं है तो फिर नो डाउट हमें वहां क्या मानना होगा? हमें मानना होगा कि फलन हमारा आच्छादक फलन। ठीक है ना? कैसा फलन है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये समझ ही आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ना एक एक ही हो ना आच्छादक हो। अब तो बहुत गड़बड़ है। तो क्या है कि मेहमान झगड़ालू, एक एक मेहमान तीन तीन कुर्सियों पर बैठा हुआ है। उसने कहा नहीं भाई, दो पर मैं बैठूंगा, एक को मैं रिजर्व रखूंगा, शायद मेरा दोस्त आ जाए, उसे भी तो बैठना होगा। तो ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं, तुम जाओगे तो लड़ जाएंगे, फिर फाइटिंग फाइटिंग खेलनी होगी। तो फिर ऐसी स्थिति जब बनेगी, क्या बनेगी कि मेहमान कैसे बैठे बेटा? झगड़ालू बैठे। तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी? बहु एक ही होगी। कुछ कुर्सियों पर बहुत भीड़ है, और कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जिन पर एक ही आदमी है ना? यहाँ एक कुर्सी थी, एक कुर्सी, अब इस कुर्सी में क्या था? यहाँ ना, यहाँ थोड़ा सा स्पंज लगा हुआ था, कुर्सी थी गुदगुदी। तो जो और मेहमान थे वो लड़ने लगे, भाई मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। ऐसे करके तीन लोग एक ही कुर्सी पे, है ना? हो गया। ऐसी स्थिति भी एक एक ही के बाहर हो जाएगी। या फिर ऐसा मान लो दो कुर्सियां रखी हुई थी, दोनों पर अपना कब्जा लगा दिया किसी एक ने अपना कब्जा कर लिया, तो यह भी एक एक ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति कहाँ जाएंगी बेटा? ऐसी स्थिति जाएंगी बहु एक ही और अंताक्षेपी के पास। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? जहां प्रांत डबल है, सहप्रांत एक है। जहां सहप्रांत डबल है और प्रांत एक है। देखिए अब आगे बढ़, मतलब सबसे बेकार मैनेजमेंट होगा। कैसा बेकार होगा? देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ एक है, दो है, तीन है और चार है। हाँ, यहाँ एक और ग्राफ के लिए डायग्राम है जिसमें वैल्यू लिखी है ए बी सी डी ई एफ। अब ये एक ना, ये रहा, इसने कहा भाई मैं भी यहीं बैठूंगा, बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात। इसने कहा मैं तो यहाँ बैठूंगा, इसने कहा मैं भी यहीं बैठूंगा। अब क्या हुआ? अब देखिए आप, यहाँ जो ये प्रांत थे ना, एक प्रांत, दो प्रांतों का एक ही प्रतिबिंब, यहाँ दो प्रांतों का एक ही प्रतिबिंब, तो मतलब एक एक ही तो रहे ही नहीं, है ना? एक एक ही नहीं है। अब जस्ट अपोजिट, एक का पूर्व प्रतिबिंब एक भी है, और एक का पूर्व प्रतिबिंब दो भी है, पर बी कैसी है? खाली छूट गई। यहाँ डी खाली है, ई खाली है, एफ खाली है। और हमें पता है कि अगर हमारा सहप्रांत रिक्त है, सहप्रांत कैसा बेटा? रिक्त है, तो वह फलन कभी भी आच्छादी फलन नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बेटा, जिससे हम समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे। जैसे पहले दिया गया है लीनियर फंक्शन, मतलब सबसे पहले हमने बात की है लीनियर फंक्शन की। कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ के आए हैं कि रेखिक रेखिक बहुपद क्या होता है। वही रेखिक फलन यहाँ है, जब ना किसी भी चर राशि पर अधिकतम घात, कैसी घात बेटा? अधिकतम घात कितनी हो जाए? एक रह जाए, तो उसे हम कहाँ रखेंगे? उसे बेटा हम रखेंगे रेखिक फलन में। देखिए अब यहाँ समझिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सिद्ध कीजिए
कि एफ एक्स बराबर 2x+3 द्वारा परिभाषित फलन एफ आर डैश आर एक की और आच्छादक है। आर मतलब, आर से मतलब है बेटा यहाँ रियल नंबर, ठीक है ना बेटा। आर से क्या मतलब है, रियल नंबर, मतलब समझिए। तो देखिए सबसे पहले बात की गई है एक की। अब एक के लिए क्या करना होगा, मैंने मान लिया दो इक्वेशन, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन थी बेटा 2x+3 y यही था ना। सबसे पहले मैंने लिखा y1 बराबर 2x1+3 हो गया। सेकेंड ऑप्शन में मैंने लिखा y2 बराबर 2x2+3 ये भी हो गया। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है एक की भी हो और आच्छादक भी हो। इस कंडीशन के लिए सबसे पहले तो इन्हें बराबर करना होगा, तो मैंने लिख दिया y1 बराबर y2, y1 में है 2x1+3 2x2+3। अब या तो यहाँ घटाने पर लिखो, ना लिखो तो ये कट गया, देखो वैल्यू क्या मिली 2x1 2x2। अब यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल, x1 बराबर x2, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्योंकि एफ x1 और एफ x2 से हमें केवल x1 बराबर x2 मिला है, इसलिए फलन एक ही है। हर मेहमान कैसा बैठा है, ये मेहमान है, ये उसकी कुर्सी है, हर मेहमान अलग अलग कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो हम इसे किसके अंतर्गत रखेंगे, इसे बेटा हम रखेंगे एक ही फलन के अंतर्गत। समझ रहे हैं आप, जब भी एक मेहमान है एक कुर्सी है और वहां बैठा हुआ है तो उसे बेटा हम कहाँ रखेंगे, उसे हम रखेंगे एक ही फलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही तो समझ आ ही गया होगा, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझ, ठीक है ना। जरूरी नहीं इसे ऐसे ही सॉल्व करें, इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या फलन लिख रखा, 2x+3। चलिए मैंने ना x बराबर y रख दिया, तो मुझे मिल गया एफ वाई बराबर 2y+3। इसके बाद मैंने लिखा एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो तब हो जाएगा 2x+3 बराबर 2y+3। सबसे पहले 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, मतलब वैल्यू में मिला x बराबर y, जो कि यहाँ मिला था, यहाँ भी तो यही मिला था x1 बराबर x2। क्लियर है। अब उसे आप चाहें तो x1 x2 करके लिख लें या xy करके लिख लें, ठीक है ना बेटा। तो एक ही फलन समझ आ ही गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा आच्छादी कि आच्छादक की जांच कैसे होनी है। तो समझिए y बिलोंग्स टू r, मतलब ये कह रहे हैं कि जो फलन है y वह कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से, रियल नंबर से, है ना। यह सहप्रांत की एक कुर्सी है। हम x मेहमान को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर y, लिख दिया। एफ एक्स की जगह तो y आ गया, है ना। जस्ट अ 1 मिनट बेटा, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, वाई आ जाएगा। और यहाँ हम वैल्यू लिख लेंगे 2x+3, 3 की साइड चेंज, तो y-3 बराबर 2x, x बराबर y-3 बटे 2 हो गया। x की वैल्यू मिल चुकी। अब इस वैल्यू को उठा के हम रख देंगे जो हमारे पास समीकरण है उसमें। समीकरण में क्या है, तो देखिए समीकरण में है एफ एक्स बराबर कितना है, 2x+3। चलिए एफ y-3 बटे 2, 2 गुणा y-3 बटे 2 +3, 2 से 2 कैंसिल, y-3 +3। आंसर में क्या मिल गया हमें, y, मतलब हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, एफ एक्स बराबर y। यही क्या हो जाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। देखिए यहाँ ने लिख रखा है, अब सोचो क्या सहप्रांत आर के हर y के लिए x बराबर y-3 पर कोई प्रांत मौजूद होगा, ये लिख दिया मैंने निकाल, ठीक है। अगर होगा तो इसे हम किस फलन में रखेंगे, हम आच्छादक फलन में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जांच कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन। अब की बार जेड की बात की गई है। जेड मतलब बेटा होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब
पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। चलिए फिर लौट के आते हैं बैक टू द क्वेश्चन और हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? एक एक की जांच करनी है। हम उदाहरण लेकर जांच करते हैं। प्रांत जेड से दो अलग अलग मेहमान लेते हैं। मान लीजिए x1 पहला मेहमान है और x2 कैसा मेहमान है? दूसरा। अब समझिए आप यहाँ हमें फंक्शन में इनने क्या दे रखा है? fx बराबर दे रखा है x स्क्वायर। जब x पर घात 2 हो, क्या हो बेटा? x पर घात 2 हो। ठीक है ना। क्या हो बेटा? x पर घात 2 हो। यही है ना। fx बराबर है x पर घात 2। इसके लिए हमें निकालना है। तो समझिए पहले मैंने रखा इंटीजर नंबर है तो मैंने रखा x बराबर माइनस है। f-1 से मुझे क्या मिला? देखिए ये मिला f-1 और नेक्स्ट टाइम मैंने रखा +1, उससे यह मिला। जब इन वैल्यूज को बराबर करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा? f1 इज इक्वल f-1। यही होगा। दोनों इक्वल है क्या? जी बिल्कुल नहीं। पर f1 की वैल्यू कितनी है? 1। f-1 की वैल्यू कितनी है? 1। अब दोनों बराबर है। समझ में आया? ठीक है ना। तो क्या हो गया? x1 और x2 बराबर नहीं है, लेकिन f(x1) और f(x2) बराबर आ गए। दो अलग मेहमान एक और एक ही कुर्सी एक पर बैठ गए। ठीक है। चलिए यहाँ एक लाइन और लिख के दिया गया है। क्या लाइन है? अतः यह फलन एक एक ही नहीं। क्यों नहीं है एक एक ही? तो समझिए, देखिए मैं यहाँ बता दूं। मेहमान था -1 और मेहमान था +1। ये दोनों ही मेहमान यहाँ एक पर बैठ गए, कुर्सी नंबर पहली पर बैठ गए, जिस कारण यह फलन क्या नहीं रहा? एक एक ही नहीं रहा। सिर्फ क्या रहा बेटा? यह फलन सिर्फ रहा बहु एक ही। क्या रहा? बहु एक ही। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात की जा रही है बेटा ऑन टू सहप्रांत जेड में बहुत सारी कुर्सियां हैं, सभी पूर्णांक है। क्या कोई कुर्सी खाली है? चलो एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। y बराबर -3 है जो सहप्रांत जेड में है। y बराबर -3 किस सहप्रांत में है? जेड में। तब fx बराबर क्या है? देखिए y और y के बराबर क्या रख दिया? x² इक्वल -3। देखिए फिर से मैं बताऊंगा। सहप्रांत जेड में बहुत सारी कुर्सियां, सभी कैसी हैं? पूर्णांक है, पूरे अंक है। क्या कोई कुर्सी खाली है? चलो एक ऋणात्मक पूर्णांक कर लेते हैं। ठीक है ना। कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर कुर्सी खाली है मतलब सहप्रांत खाली है, और अगर सहप्रांत खाली ही है तो फिर फलन आच्छादक कैसे होगा? जांच ही क्या करेंगे? तो हमें क्या दिया है? माना y बराबर -3 जो सहप्रांत जेड में है। अब fx बराबर y x² बराबर -3। आगे क्या कोई ऐसा पूर्णांक x है जिसका वर्ग? अब समझिए आप बात। अब आप इस बात को समझिए। मैंने इस ओर लिखे -1, सॉरी -3 -2 -1, है ना। और इस तरफ भी मैंने लिखे -3 -2 -1 0 1। हो गया। 2 और 3। अब समझिए आप, -3 का प्रतिबिंब भी 3 है और +3 का प्रतिबिंब तो 3 होगा ही, है ना। यही होगा। यही इनने यहाँ लिख रखा है कि जिसका वर्ग कैसा हो? -3 हो। किसी भी पूर्णांक का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसका मतलब -3 वाली कुर्सी और सभी ऋणात्मक कुर्सियां खाली रह जाएंगी, है ना, क्योंकि जो वैल्यू निगेटिव में होगी वह आंसर नहीं हो सकती। आगे लिखकर दे रहे हैं यह फलन आच्छादी नहीं है परंतु अंतःक्षेपी है। चलिए आगे देखें। अब बात की जा रही है बेटा मापांक फलन की। मापांक फलन में क्या है? यहाँ इन्होंने लिख के दिया है कि सिद्ध कीजिए fx बराबर mod x द्वारा परिभाषित फलन f रेशियो r डैश r दे ना तो एक एक ही और ना ही क्या है बच्चा? आच्छादक है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं हम एक एक ही की। तो हमें mod x दी रखी है। मैंने यहाँ रखा fx बराबर mod x, कोई नहीं, समीकरण है।
फिर मैंने रखा एम वाई बराबर मॉड वाई, बराबर कर लेंगे मॉड एक्स बराबर मॉड वाई, मॉड हट जाएगी, एक्स बराबर, ठीक है, समझ आया। इस तरह की जाएगी किसकी जांच, एक एक की जांच। कहीं कहीं यह भी लिखा होगा कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब मॉड ना पॉजिटिव वैल्यू का साइन होता है, तो किसी ने लिख दिया एफ एक्स बराबर -1, तो इक्वल में क्या आएगा, +1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ। बिल्कुल ऐसे ही क्या है, ऑन टू या आच्छादी फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का आउटपुट कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। देखिए पॉइंट समझिए, मैंने यहां बनाया एक रियल नंबर का ग्राफ, फिर मैंने यहां बनाया एक और रियल नंबर का ग्राफ। अब रियल नंबर का है तब तो वैल्यू माइनस में भी चलेगी, -4 -3 -2 1 2 3 4। सेम हेयर, यहाँ भी ऐसे ही लिख लेंगे। तो मैंने लिखा, मैंने यहाँ क्या लिख लिया, -5 -4 -3 -2 1 0 -1 0 1 2 हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का आउटपुट कभी ऋणात्मक नहीं होगा। देखिए आप यहाँ मैंने लिखा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, लिख लिया ना। अब मैंने यहाँ वैल्यू लगाई एफ एक्स की जगह -5, वैल्यू यहाँ आई -5, हमें क्या मिल गया, एफ -5 इक्वल +5। तो यह जो -5 है ये भी +5 को इंडिकेट करेगी, और जो +5 है वो है भी +5 को इंडिकेट करेंगे। इस तरह से -5 जो है ना वह कैसी छूट जाएगी, रिक्त। और जब ऐसी स्थिति बनती है कि अगर सहप्रांत में कोई अवयव रिक्त छूटता है तो उसे हम कहाँ रखेंगे, उसे हम रखेंगे आच्छादी नहीं है, सिर्फ क्या है, ये सिर्फ अंतःछेपी है। ठीक है ना, चलिए तो ठीक है बच्चा, आज की कक्षा में ना हमने क्या कर रखा है कि 1.2 से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक थी, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड, क्या होता है देखिए, जो वीडियो है ये केवल आपको एनसीईआरटी बेस्ड और एमपी बोर्ड को डेडिकेटेड करते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है ना बेटा, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि आपकी क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए और आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ एक बेहतरीन कंटेंट देने के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पर एक अभूतपूर्व बैच, एक बेमिसाल बैच, अभ्युदय बैच चला रखा है, जहां आपको पर्याप्त पीडीएफ और नोट सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है ना, उसी के तहत ये बेसिक्स मैंने आपको समझाई है। अब इस बेसिक्स से क्या होगा कि एनसीईआरटी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है जो अपनी एनसीईआरटी बुक में है, अधिकांश क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है ना बेटा, बड़े आसानी से बना लेंगे। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे वो सभी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझ तक भेजेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इस चैप्टर की बनाऊंगा तो आपके द्वारा भेजे हुए उन क्वेश्चंस को वहां सॉल्व कर। ठीक है ना बच्चों, तो लगे रहिए निरंतर पढ़ाई में, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के लिए ना मेहनत भी अच्छी करनी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।